जी नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे होंगे। ठीक है, तो आज अपन लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। कल अपन लोगों ने पढ़ा था मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो अपना अगला टॉपिक आज स्टार्ट होता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, इससे पहले अपन लोगों ने सभी के सभी चैप्टर पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो याद रखना कि यह जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के भाग 5 में। कहां पर मिलता है? भारतीय संविधान के भाग 5 में। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद है 52 से लेकर 62 तक। अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक इनका उल्लेख मिलता है, भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का पद है यह एक संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति का पद कैसा है? याद रखना, राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब होता है जिसका संविधान में क्या हो? उल्लेख हो। यानी इसका उल्लेख कहां से कहां तक है? 52 से लेकर 62 तक है। और एक बात और याद रखना कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्या करता है? पूरे देश का क्या करता है? यह राष्ट्र का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। पूरे देश का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, याद रखना। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्र का क्या करता है? यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात याद रखना। राष्ट्र का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख। क्या कहते हैं? केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान कहते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान। इसलिए राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान कहते हैं, ये बात याद रखना। और अब मैं आपको नोट लगाकर अलग से एक बात बता रहा हूं कि क्या बात बता रहा हूं। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्र का नेतृत्व की बात की जाए तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी एक प्रतिनिधि होने के नाते प्रतिनिधित्व करता है। जबकि राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। क्या करता है? राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्र का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? इसलिए प्रधानमंत्री को कहते हैं राजनीतिक प्रमुख। क्या कहते हैं? इसलिए प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? राजनीतिक प्रमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक प्रमुख कहते हैं। ये बात याद रखना कि पूछा जा सकता है कि राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्र का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, उस कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये बात दोस्तों याद रखना। और एक बात और याद रखना कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी प्रणाली को? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी प्रणाली को? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अर्थात यहाँ पर संसद की बात की जाए, संसद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। और एक बात और याद रखना कि यह बात याद रखना कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति शक्तियों के मामले में, किसके मामले में? भारत का राष्ट्रपति शक्तियों के मामले में ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटिश क्राउन के समान है। किसके समान है? ब्रिटिश क्राउन के समान है। यानी बात की जाए, शक्तियों की बात की जाए तो शक्तियों के मामले में जो ब्रिटेन की जो महारानी है, उस ब्रिटेन के क्राउन के समान है। ब्रिटेन के क्राउन के समान है, ये बात याद रखना। और एक बात और याद रखना कि राष्ट्रपति के विधिक मामले में पूछा जाए कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसके समान है, तो अमेरिका के समान है। राष्ट्रपति विधिक मामलों में अमेरिका के समान है। किसके समान है? विधिक मामलों में अमेरिका के समान है। ये बात याद रखना, किसके समान है? अमेरिका के समान है। विधिक मामलों में किसके समान है? अमेरिका के समान है। ये बात दोस्तों याद रखना। राष्ट्रपति के बारे में अलग अलग बात है कि राष्ट्रपति कौन किसके महत्वपूर्ण है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, कौन क्या है। ठीक है, याद रखना। यानी अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति शक्तियों के मामले में ब्रिटिश क्राउन के समान है, जबकि कानूनी रूप से
किसके समान है? अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। किसके समान है? अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। अगर पूछा जाए कि यह दोनों बातें किस व्यक्ति ने कही थी, याद रखना यह दोनों बातें कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी। क्या बात कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति शक्तियों के मामले में तो ब्रिटिश क्राउन के समान है, जबकि विधिक मामलों में अमेरिका के समान है। ये बात याद रखना। और अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। जो भारत की तीनों सेनाएं होती है ना, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो इन तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। ये बात आपको समझ में आई क्या राष्ट्रपति के बारे में? कि राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 है, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। कहां से लेकर कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। ये बात याद रखना। राष्ट्रपति का पद कैसा पद है? संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और यह केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, जबकि राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री को राजनीतिक प्रमुख कहते हैं। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति शक्तियों के मामले में ब्रिटिश क्राउन के समान है और कानूनी मामलों में अमेरिका के समान है। ये बात अंबेडकर साहब ने कही थी। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। समझ में आ गई बात क्या? अब अपने बात करते हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेदों के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के अनुच्छेद। राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद करने की एक ट्रिक है जो मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बताता हूं। देखो क्या है कि रासमणी, यह एक लाइन याद रखना, इसमें सारे के सारे अनुच्छेद आ जाएंगे। रासमणी पप्पू की योग्यताएं, रासमणी पप्पू की योग्यताएं, रासमणी पप्पू की योग्यताएं शर्तें समान है। रासमणी पप्पू की योग्यताएं शर्तें समान है। रासमणी पप्पू की योग्यताएं व शर्तें समान है। ये जो मैंने लाइन लिखी है, इस लाइन में सारे के सारे राष्ट्रपति आ जाएंगे, सॉरी राष्ट्रपति के अनुच्छेद आ जाएंगे। देखो बात करते हैं रा का मतलब है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। स का मतलब क्या है? तो याद रखना स का मतलब है संघ की कार्यपालिका। कौन सी पालिका? संघ की कार्यपालिका का प्रधान, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कहां पर है? अनुच्छेद 53 में। बात करते हैं 54 में। इस में का मतलब होता है राष्ट्रपति का मतदान मंडल। राष्ट्रपति का मतदान मंडल याद रखना। राष्ट्रपति का क्या बताया गया? मतदान मंडल, यानी चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। और इस नी का मतलब होता है निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की पद्धति। किसकी पद्धति? निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद आता है 55। कौन सा? 55। अब आता है इस पे का मतलब होता है पदावधि। या तो अपने पदावधि कह सकते हैं या फिर अपने कार्यकाल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कार्यकाल भी कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति का कार्यकाल। इस पू का मतलब क्या होता है? याद रखना पुनर्निर्वाचन। क्या होता है? इस पू का मतलब होता है पुनर्निर्वाचन। तो अनुच्छेद 57 में, कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 58 में साफ साफ सामने लिखा है योग्यताएं। अनुच्छेद 59 में क्या है? शर्तें। 59 में क्या है? शर्तें। 60 में इस से का मतलब होता है शपथ। इस से का मतलब क्या होता है? शपथ। तो आर्टिकल 60 में क्या बताया गया? शपथ बताया गया। और इस में का मतलब होता है महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार लगाया जाए। तो ये सारे के सारे आर्टिकल आगे जो मेन आर्टिकल है राष्ट्रपति के, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर अपनों को ये लाइन याद रह जाएगी, जो हमेशा ऑफलाइन बच्चों को मैंने रटा रखा है, राष्ट्रपति पप्पू की योग्यताएं शर्तें समान है। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया रा का मतलब होता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति। स का मतलब संघ की कार्यपालिका का प्रधान। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी मतदान मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा,
इस नी का मतलब होता है निर्वाचन की पद्धति, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होगा किस प्रक्रिया से उसके बारे में। इस पै का मतलब होता है पदावधि या फिर अपने कार्यकाल बोल सकते हैं। तो 56वें कार्यकाल। इस पू का मतलब होता है पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति को दोबारा बनाया जा सके या नहीं। तो आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यताएं, 59 में शर्तें, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं राष्ट्रपति का जो ऊपर का परफॉर्मा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, फिर अपने चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात क्या वे क्या कहता है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो उतार दिया होगा, समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं अपने आगे और आगे करते हैं बात राष्ट्रपति के एक एक आर्टिकल का निचोड़ करते हैं अपने। अभी करेंगे निचोड़ राष्ट्रपति के एक एक अनुच्छेदों का, फलाने अनुच्छेद में क्या है और फलाने अनुच्छेद में क्या है, अब अपने करते हैं बात। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो मैं डेली बोलता हूं कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे दिया करो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो। चलो अभी दोस्तों अब चलते हैं अपने आगे और अनुच्छेद आता है 52। पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52। 52 में क्या बताया गया, देखो अनुच्छेद 52 में बताया गया राष्ट्रपति पद का उल्लेख। क्या बताया गया है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है, याद रखना राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ठीक है, किसका है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख, अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक क्या होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये बात याद रखना, भारत में क्या होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो इसके बारे में अनुच्छेद 52। फिर बात करते हैं 53। किसकी बात करते हैं, 53 की बात करते हैं। तो सीधा सा याद रखना कि संघ की कार्यपालिका, याद रखना संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यानी जो केंद्र की कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति याद रखना इसमें क्या बताया, इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति में सहायता व सलाह ले सकता है। सहायता व सलाह ले सकता है। सहायता व सलाह ले सकता है। क्या कर सकता है, सहायता व सलाह ले सकता है। किससे, मंत्री परिषद से। किससे ले सकता है, मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है। ठीक है, याद रखना यानी राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्ति में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। क्या होती है, एक मंत्री परिषद। यानी राष्ट्रपति या तो स्वयं सलाह मतलब स्वयं क्या कर लेगा, स्वयं अपने विवेक से शक्तियों का यूज कर लेगा। अगर राष्ट्रपति को लगे कि मुझे सहायता लेनी चाहिए तो राष्ट्रपति सहायता जरूर लेता है, उसके लिए एक मंत्री परिषद होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने आगे और अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। और 54 में क्या बताया गया, 54 में बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, याद रखना दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और निर्वाचन मंडल की बात करूं, यहीं से अब की बार सवाल आरएस प्री में पूछा गया था। अब की बार 2025 में जो आरएस प्री का एग्जाम हुआ था ना, उसमें एक पेज में, कितने पेज में, एक पेज में सिर्फ एक ही प्रश्न था, वो भी राष्ट्रपति के बारे में। और वो ही भी था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, किस पद्धति के तहत होता है और कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, उसके बारे में था। और उत्तर बहुत ही आसान था। क्वेश्चन तो एक पेज का था लेकिन उत्तर उसका बहुत ही आसान था। जिसने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल पढ़ा था अच्छी तरह से उसको तो उत्तर आया होगा, बाकियों को नहीं आया होगा। देखो बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात करते हैं। तो इसमें याद रखना राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में याद रखना कि संसद के, किसके, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के कौन से सदस्य हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से सदस्य भाग लेते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से सदस्य भाग लेते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो याद रखना राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत मत कर देना, याद रखना राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत कभी भी भाग नहीं लेते।
मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ये मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, याद रखना। कई बार ऑप्शन में आएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन है। याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। प्लस में याद रखना कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के, किन किन के, सभी राज्यों की विधानसभाओं के, किसकी बात हो रही है, सभी राज्यों की विधानसभाओं की बात हो रही है। तो याद रखना, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, किनके सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये बात भी याद रखना, राज्यों की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ना ही मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। सिर्फ कौन भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और एक बात मैं अलग से हमेशा बताता हूं कि 17वां संविधान संशोधन हुआ, 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, किसके तहत, 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत बात की जाए तो दिल्ली व पुडुचेरी, किसकी बात की जाए, दिल्ली व पुडुचेरी, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। कौन से सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कौन से सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। प्लस में बात की जाए जम्मू लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के सदस्य भी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। क्योंकि पिछला जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था ना, उसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग थी, जिसके चलते जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में। अभी आगे जैसे नया राष्ट्रपति होगा ना, तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य क्या लेंगे, भाग लेंगे। क्योंकि परिसीमन आयोग बैठेगा और परिसीमन आयोग क्या करेगा, अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर वहां की विधानसभाओं का गठन करेगा, विधानसभाओं की सीटों का निर्धारण करेगा। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों का निर्धारण भी कर दिया जाएगा। और अगले साल, अगले वर्ष यानी बात करें जैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो उनमें जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे। लेकिन इससे पहले भाग कौन कौन लेता है, ये अमेंडमेंट याद रखना, कौन सा संविधान संशोधन है, 17वां संविधान संशोधन है। और 17वें संविधान संशोधन के तहत याद रखना, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। मैं यहाँ पर एक नोट लगाकर स्पेशल में बता रहा हूँ कि याद रखना, नोट में बता रहा हूँ मैं, नोट लगाकर याद रखना, क्या रखना, याद रखना, संसद के मनोनीत सदस्य, कौन से सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य, कौन से सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य व मनोनीत सदस्य। प्लस में राज्यों की राज्यों के मनोनीत सदस्य, कौन से सदस्य है, राज्यों के मनोनीत सदस्य, राज्यों के मनोनीत सदस्य, ये बात भी याद रखना। और प्लस में याद रखना कि राज्यों की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये लाइन अलग से याद रखना। में पूछा जा सकता है कि निम्न में से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं और कौन कौन नहीं लेते। तो याद रखना, सिर्फ कौन भाग लेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। प्लस में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस में 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और एक बात स्पेशल नोट लगाकर मैंने लिखा है कि संसद के मनोनीत सदस्य, मनोनीत का मतलब होता है जिनको राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। और एक बात और याद रखना कि संसद में मनोनीत का अब नाम आया तो मैं बता देता हूं आपको कि याद रखना 104वां संविधान संशोधन, कौन सा, 104वां संविधान संशोधन की बात करें, 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत, किसके तहत है, 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा में, कहां पर, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान, 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मनोनयन के प्रावधान को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। प्रावधान को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया,
क्योंकि लोकसभा की वर्तमान सीटें पूछी जाए ना, तो लोकसभा की वर्तमान सीटें 543 कितनी है, 543। पहले कितनी होती थी, पहले होती थी 545, क्योंकि 2 सदस्यों की जो मनोनयन होता था उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। समझ में आ गई बात क्या? तो मनोनीत कौन करता है संसद में, याद रखना राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में करता था, लेकिन उसको कौन से संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत उस प्रावधान को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। बात आ रही है समझ में क्या? हाँ, एक बात और याद रखना, इसी संविधान संशोधन के तहत, इसी संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल, किसकी बात करें, राज्यपाल विधानसभा में करता था। राज्यपाल एक व्यक्ति को, एक एंग्लो इंडियन की बात की जाए, एक सदस्य को क्या करता था, एक एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान भी क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। जहां राज्यपाल विधानसभा में, किसकी बात करें, जहां राज्यपाल विधानसभा में एक व्यक्ति को मनोनीत करता था, तो उसे इसी अमेंडमेंट के तहत समाप्त कर दिया गया। और जहां राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्तियों को करता था, उसे भी इसी प्रावधान के तहत समाप्त कर दिया गया है। याद रखना, ये बात बहुत ही काम की बात है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति मनोनीत तो करता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यसभा में भी करता है, कहां करता है, राज्यसभा में करता है, तो राज्यसभा में किसके तहत करता है, तो मैं आपको यहां पर अलग से बताता हूं। याद रखना, राष्ट्रपति, यहां पर मैं अलग से बता रहा हूं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 80(3) के तहत, किसके तहत है, अनुच्छेद 80(3) के तहत, याद रखना, राष्ट्रपति राज्यसभा में, कहां पर है, राष्ट्रपति राज्यसभा में, किसकी बात की जाए, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है। अभी करता है, याद रखना, 12 सदस्यों का क्या करता है, मनोनयन करता है। कौन से आर्टिकल के तहत, 80(3) के तहत। लेकिन जो 12 सदस्य मनोनयन करता है ना, वह किस फील्ड से जुड़े होने चाहिए, तो याद रखना, फील्ड याद रखना, साहित्य। याद रखना कौन कौन सी है, साहित्य। साहित्य के बाद में विज्ञान, साहित्य विज्ञान, साहित्य विज्ञान कला, साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा। कौन सी सेवा, समाज सेवा। तो याद रखना, राष्ट्रपति इन 5 क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को क्या करता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये 5 व्यक्ति याद रखना कौन कौन सी क्षेत्र से होने चाहिए, तो याद रखना साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। कौन, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत, 80(3) के तहत करता है। किसके तहत है, 80(3) के तहत। अगर मैं बात करूं कि क्या विधान परिषद में राज्यपाल करता है क्या, हाँ, मैं अलग से नोट लिखाकर यहां पे लिखा रहा हूं। याद रखना कि राज्यपाल, किसकी बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल 1/6 सदस्यों को, कितने सदस्यों को, राज्यपाल 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है। कहां करता है, विधान परिषद में मनोनीत करता है। लेकिन विधान परिषद में मनोनीत करता है तो किस आधार पर करता है, तो वो आधार भी याद रखना कि साहित्य। आधार क्या है, साहित्य। साहित्य के बाद में विज्ञान, साहित्य विज्ञान, विज्ञान के बाद में कला, कला के बाद में सहकारिता आंदोलन, साहित्य विज्ञान कला सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा। इन 5 क्षेत्र से जुड़े हुए, इन 5 क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों को राज्यपाल 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करता है। लेकिन किस फील्ड से, साहित्य विज्ञान कला सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा। लेकिन बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए और 80(3) के तहत, किसके तहत है, 80(3) के तहत मनोनीत करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको बातें समझ में आ रही होगी राष्ट्रपति के बारे में। मैं उम्मीद आशा करता हूं कि अगर क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा, बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दिया करो। इस प्रकार कोई नहीं बताने वाला आपको डिटेल में, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारी कोचिंगों में, ठीक है, क्या करते हैं, यूट्यूब पर भी देखा है, सीधा मोटे मोटे तौर पर बता देते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार व्याख्या एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताता। पीछे वाली क्लासें देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संविधान सभा, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखना,
बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसी प्रकार है राष्ट्रपति भी बहुत बढ़िया तरीके से बताया है मैंने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। तो आप 1 मिनट का ब्रेक का आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर चलते हैं अपने आगे और आगे करते हैं बात करते हैं अगला अनुच्छेद, और अनुच्छेद है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 55 की बात करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, याद रखना। हाँ एक बात मैं बताना भूल गया आपको, ठीक है, एक बताना भूल गया, देखो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, यह जो प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कौन से देश के संविधान से ली गई है, आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है, जहां से क्या लिए गए हैं, डीपीएसपी बोले तो नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल भी कौन से देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूं मैं आगे और करता हूं साफ, और फिर चलते हैं अपने आगे अनुच्छेद 55 की करते हैं बात। किसकी बात करते हैं, 55। दोस्तों मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी बातें। तो आप क्या कर लिया करो, साथ साथ नोट डाउन भी कर लिया करो, ठीक है। और नोट डाउन करते हुए अपने दोस्तों के बीच में भी चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मेरे को भी हौसला मिले भी हाँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख देना। क्या लिख देना, कमेंट में अपना जवाब कर दिया करो कि सर हमें ये बातें समझ में नहीं आ रही, हमें ये बातें समझ में नहीं आ रही। समझ में आ गई बात क्या, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने आगे और आगे बात करते हैं आर्टिकल 55 की। किसकी बात करते हैं, 55 की बात करते हैं। और 55 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कह सकते हैं, या फिर अपने प्रक्रिया कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। याद रखना, मैं बात करूं राष्ट्रपति के चुनाव की बात करूं तो याद रखना राष्ट्रपति का चुनाव एक पद्धति के तहत होता है। उस पद्धति का नाम क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव एक पद्धति। पद्धति कौन सी है, उस पद्धति का नाम याद रखना एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक। याद रखना एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक, एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। कौन सी प्रणाली, एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत, इस पद्धति के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। और याद रखना इस पद्धति के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तौर पर। किस तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर अपने कह सकते हैं। किसके तौर पर, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रत्यक्ष तौर पर जनता वोट नहीं डालती। जिस प्रकार सरपंच के चुनाव होते हैं उसी प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होते। समझ में आ गई बात क्या, राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होते हैं। जिस प्रकार एमएलए की बात करें, सरपंच की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तो जैसे उनके चुनाव होते हैं वैसे चुनाव नहीं होते। इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। और एक पद्धति है, उस पद्धति का नाम क्या है, एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक। याद रखना गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का मतलब है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाएगा वह अपने किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं कहेगा, नए विपक्षी वालों को बोलेगा कि मैंने फलाने फलाने व्यक्ति को वोट दिया और फलाने फलाने को नहीं दिया। ये बात याद रखना। तो याद रखना राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत होता है। किस प्रणाली के तहत, गुप्त मतदान प्रणाली के तहत होता है। और उस पद्धति का नाम याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति के तहत होता है, एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक पद्धति के तहत होता है। ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं अपनी बात आगे करते हैं कि होता कैसे है, होता कैसे। देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एक ऐसे बॉक्स होता है, बैलेट पेपर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, एक बैलेट पेपर। याद रखना राष्ट्रपति का चुनाव ना बैलेट पत्र के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, बैलेट पत्र के माध्यम से होता है। इसमें इस प्रकार दो कॉलम होते हैं, इस प्रकार दो कॉलम होते हैं, यानी ए और बी, ए और बी। एक कॉलम तो होता है सांसदों के लिए, किसके लिए, एक कॉलम तो होता है सांसदों के लिए,
और सांसदों के लिए जो कॉलम होता है वो तो होता है हरा डब्बा होता है। और जो विधायक होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने बताया विधायक भी वोट डालते हैं, तो एक डब्बा विधायकों का होता है और वह डब्बा होता है गुलाबी। कौन सा डब्बा होता है? गुलाबी डब्बा होता है, याद रखना। दोनों का अलग अलग डब्बे होते हैं, एक का हरा डब्बा होता है और एक का गुलाबी डब्बा होता है। अब इसमें शर्त क्या है? इसमें शर्त ये है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाएगा ना, वह वोट दोनों का देगा, वोट दोनों को देगा। मान लो ये दो कैंडिडेट खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, एक तो ए नाम का और एक बी नाम का, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैं बात करूं कि मेरा नाम प्रदीप है, ठीक है, तो ये जो प्रदीप नाम का व्यक्ति है ये राष्ट्रपति को वोट डालने जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति को वोट डालने जा रहे हैं। और शर्त क्या कहती है? शर्त कहती है कि ये जो प्रदीप है ना, वोट दोनों कैंडिडेट को देगा, जो दो व्यक्ति खड़े हो ना इन दोनों को वोट देगा, लेकिन किसी एक पसंद पर एक को। मान लो इस प्रदीप को लगा कि ये ए नाम का जो राष्ट्रपति ये बढ़िया है, तो पहली पसंद पर इसको टिक करेगा, ठीक है, पहली पसंद ए वाले को देगा अपना वोट, यानी अपनी वोट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा वैल्यू ए को देगा। और 2 नंबर पर किसको देगा? 2 नंबर पर बी को देगा। किसको देगा? 2 नंबर बी को देगा। समझ में आएगी बात क्या? ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, और मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से ऑफलाइन क्लासों में समझाया है कि राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है। तो याद रखना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ए की बात करें तो सॉरी प्रदीप की बात करें इस बंदे की, तो इसने वोट दिया, वोट दोनों को दिया। और शर्त क्या कहती है? शर्त कहती है कि जो भी कैंडिडेट जाएगा वह राष्ट्रपति को दोनों को वोट देगा, लेकिन किसी एक पसंद पर एक को वोट देगा। मान लो इस प्रदीप को लगे कि मैं पहले ए को नहीं देना चाहता, पहले बी को देना चाहता हूं, तो पहले बी को अपना वोट करेगा, अपनी वैल्यू देगा, और 2 नंबर ए को वोट देगा। वोट दोनों को देगा, लेकिन किसी एक पसंद पर एक को वोट देगा। बात है समझ में? अगर ये चाहता है कि मैं दोनों को बराबर रखूं, मैं ए को भी दे दूं और बी को भी दे दूं, अगर ऐसा वह वोट डालने जाएगा ना, तो उसका वोट खारिज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उसका वोट खारिज कर दिया जाएगा। ये बात याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उस किस प्रकार से होता है, तो याद रखना एकल संक्रमण या समान अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत होता है। लेकिन इसमें बताया गया अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के सामने वोट नहीं होता, बल्कि एक अलग तौर से होता है, बैलेट पेपर के माध्यम से होता है। और उस बैलेट पेपर की बात करें तो इस प्रकार के 2 कॉलम होते हैं, 2 बॉक्स होते हैं, एक तो सांसदों के लिए और एक विधायकों के लिए। एक हरा बॉक्स होता है, एक गुलाबी बॉक्स होता है। और उसमें बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाएगा तो वोट दोनों को देगा। क्या करेगा? वोट दोनों को देगा, और किसी एक पसंद पर, यानी किसी एक पसंद पर किसी एक को वोट देगा। क्या देगा? किसी एक पसंद पर किसी एक को वोट देगा। ये नहीं है कि वोट दोनों को दे देगा। अगर दोनों को दे देगा ना तो वोट उसका खारिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोट उसका खारिज हो जाएगा। बात आ गई समझ में? क्या? वोट उसका खारिज हो जाएगा। समझ में आ गई बात क्या? और फिर बात याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम वेद मत हासिल करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम वेद मत हासिल करना जरूरी होता है। क्या हासिल करना? न्यूनतम वेद मत हासिल करना जरूरी होता है। न्यूनतम वेद मत हासिल करना जरूरी होता है। अब न्यूनतम वेद मत हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा। तो याद रखना, न्यूनतम वेद मत हासिल करने का फॉर्मूला क्या है कि कुल डाले गए वेद मतों की, कुल डाले गए वेद मतों का, कुल डाले गए वेद मतों का आधा प्लस 1, कुल डाले गए वेद मतों का आधा प्लस में 1, कुल डाले गए वेद मतों का आधा प्लस में 1। मान लो कुल वोट 100 डाल दिए गए, 100 का आधा कितना होता है? 50 प्लस में 1। बात करते हैं 50 दूनी 100, यानी 2 + 3। या फिर ऐसे कह सकते हैं, या फिर अपने को दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि कुल डाले गए वेद मतों का आधा प्लस 1। या फिर अपने से कह सकते हैं कि कुल वोट डाल दिए गए 100 को डिवाइडेशन करेंगे 2 से, तो 50 दूनी 100 प्लस में यहाँ पर 1 लगेंगे। तो याद रखना 50 + 1 51 है, ठीक है। 50 + 1 51। अगर मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में 100 वोट पड़े हैं
तो 51 वोट जो भी कैंडिडेट लेकर जीत जाएगा ना, वह क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव का उम्मीदवार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उम्मीदवार बन जाएगा। तो याद रखना, कुल डाले गए वैध मतों का आधा प्लस 1 यानी 100 वोट पड़े, इसमें से आधा आधा एक वो ले गया तो कुल हासिल हो गया। या फिर अपने से कह सकते हैं कि न्यूनतम वैध मत निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, तो याद रखना कुल वैध मतों की संख्या। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला तो ये है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला ये है कि कुल वैध मतों की संख्या, कुल वैध मतों की संख्या, कुल वैध मतों की संख्या, कुल वैध मतों की संख्या बटा में बात की जाए निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति, निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति, निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति, निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति। अब देखो मैंने 2 नंबर क्या लिखा, निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति और प्लस का 1, और ऊपर भी लगाएंगे प्लस का 1। ठीक है, मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में चाहे बंदे 4 खड़े हो, चाहे बंदे 5 खड़े हो जाए, चाहे बंदे 2 हो जाए, लेकिन पद तो एक ही रहेगा, पद तो एक ही रहेगा, उस एक पद की लड़ाई है। तो वही मैंने लिखा निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति प्लस में 1। अब देखो कुल वोट बात करें, कुल वोट पड़े मान लो 100, निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति 1 है, और प्लस का ये भी 1 लगा देते हैं। ठीक है, और ऊपर फॉर्मूले का भी 1 लगा देते हैं। 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएंगे। अभी 100 को काटेंगे 2 से तो 50 दूनी 100, और प्लस में 1 बराबर 51। अगर इस प्रकार ये भी फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले हैं राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम वैध मत हासिल करने। एक तो कुल डाले गए वैध मतों का आधा प्लस 1, और दूसरा याद रखना कुल वैध मतों की संख्या बटा में निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति प्लस का 1, और आगे फॉर्मूले का भी 1 याद रखना। ये दोस्तों ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको याद रखना। समझ में आ गई बात, क्या समझ में आ गई है क्या बात है। ठीक है, अब देखो अब अपनी बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला मेन फैक्ट ये है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं गिने जाते, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं गिने जाते। ये बात याद रखना दोस्तों, बहुत ही काम की बात है। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं गिने जाते, बल्कि क्या गिने जाते हैं, वोटों का मूल्य, मतों का मूल्य, वोटों का मूल्य गिना जाता है, मूल्य गिना जाता है, वोटों का मूल्य गिना जाता है। ठीक है, याद रखना वोटों का मूल्य गिना जाता है। ये नहीं होता कि जैसे अपने लोकल चुनाव होते हैं सरपंच के या विधायक के, भी 2000 वोटों से जीत गया, 5000 वोटों से जीत गया, नहीं। याद रखना राष्ट्रपति चुनाव में लाखों में आंकड़ा जाता है, 4 लाख से जीत गए, 5 लाख से जीत गए। तो जब वह आंकड़ा लाखों में जाता है ना, तो उस लाखों में जाने का मकसद क्या है, किस प्रकार से जाता है, तो उसकी एक बात याद रखना, राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं गिने जाते, वोट वोटों का मूल्य, यानी जो एक वोट है ना, उस एक वोट की वैल्यू कितने वोटों के बराबर है, तो वोटों का क्या हो गया, मूल्य हो गया। तो मतों का मूल्य गिना जाता है, न कि वोट गिने जाते हैं, न कि वोट। अब वोटों का मूल्य निकालने के लिए पहले अपन लोग निकालते हैं विधायक का मत मूल्य। क्या निकालते हैं, विधायक का मत मूल्य। तो याद रखना पीछे मैंने बताया था ना, राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद भी वोट डालते हैं और विधायक भी वोट डालते हैं। तो पहले अपने बात करते हैं विधायक का मत मूल्य, यानी जो विधायक होते हैं ना, विधायकों का मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। देखो विधायकों का मत मूल्य, विधायकों का मत मूल्य निकालने की प्रक्रिया, विधायकों का मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। तो याद रखना फॉर्मूला है 1971 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या बटा में विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या, बटा में क्या करते हैं, विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या, यानी विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है, विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या, विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या, और बराबर में क्या लगाएंगे, 1/1000। क्या लगाएंगे, 1/1000। तो इस फॉर्मूले के तहत किसी भी राज्य की विधानसभा के विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। समझ में आ गई बात। क्या याद रखना, विधायक का मत मूल्य निकालने का तरीका क्या है, 1971 की जनसंख्या बटा में उस राज्य की विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या बटा में इंटू 1/1000। और याद रखना ये बात करेंगे अपन लोग कल कि 1971 की जनसंख्या क्यों ली जाती है, क्या मेन मकसद है,
1971 की जनसंख्या को लेने का। तो आज अपन लोगों ने आर्टिकल 55 तक पढ़ा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो याद रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमण या समान अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं गिने जाते, वोट नहीं गिने जाते, बल्कि वोटों का मूल्य गिना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद भी वोट करते हैं, बोले तो संसद के निर्वाचित सदस्य, और विधायक भी वोट करते हैं, यानी सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और अगली बात याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो राष्ट्रपति कैंडिडेट खड़ा हो रहा है ना, उसको न्यूनतम वैध मत हासिल करने जरूरी होते हैं। न्यूनतम वैध मत कैसे, कि कुल वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति प्लस 1। इस फॉर्मूले के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन बढ़िया पसंद आया होगा। अगर बढ़िया तरीके से पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच लाइक कर दिया करो, के जावे थारो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करता चैनल परिवार बढ़ेगा तो मैं और ज्यादा इंपॉर्टेंस बात करूं, क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊंगा। और सॉल्व कब करवा पाऊंगा, जब आप लोग क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो अपना परिवार बढ़ेगा। तो फिर अपने परिवार के तहत हो सकता है कि यहाँ पर अपने डिजिटल बोर्ड से शुरुआत कर दें। तो मुझे आप ही की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग इस प्रकार सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी जैसे ये सीरीज चला रखी है फ्री वाली, उसी प्रकार हो सकता है मैं राजस्थान पॉलिटी भी करवाऊं, ठीक है, वो भी बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास बढ़िया तरीके से पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर भी करना। तो कल वापस मिलते हैं 7:15 बजे। तो थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद।